जय हिंद छात्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकत्व के टॉपिक को प्रारंभ किया, जिसमें हम लोगों ने गतिमान आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझा। उससे संबंधित बायो-सेवर्ट्स का नियम तथा वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन एवं उससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज क्लास में हम लोग लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण तीव्रता पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बायो-सेवर्ट्स लॉ में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात किया था, लेकिन अभी हम पूरे के पूरे तार के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले एक तार मान लीजिए XY एक धारावाही चालक मान लीजिए XY, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही। कितनी धारा प्रवाहित हो रही इसमें मान लीजिए I। इस तार के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। इस पूरे के पूरे तार के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। इसमें भी हम उपयोग करेंगे बायो-सेवर्ट्स का। तो एक यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया DL। कौन से बिंदु पर मान लिया? S बिंदु पर मान लिया। S बिंदु के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं। DL के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं। इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया? R। यहाँ तार से एक लंबवत दूरी बनाई, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? A। इसको हमने O बोल दिया, बिंदु O बोल दिया। फिर रिपीट करते हैं। XY एक धारावाही चालक है जिसमें बहने वाली धारा I है। बिंदु O से A दूरी पर एक बिंदु P माना, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसके लिए हमने एक अल्पांश की कल्पना किया। बायो-सेवर्ट्स लॉ पर बेस पॉइंट है, इसलिए अल्पांश की कल्पना किया DL से इसकी दूरी कितनी है? R है। यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। इस एंगल को हमने फाई मान लिया। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। dB इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई कितना हो गया? R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो तीव्रता हम निकाल रहे हैं, हम केवल इस DL पार्ट का ही निकाल रहे हैं अभी। इसमें से देखिए, अगर हम पूरे के पूरे तार को निकालें तो इस एंगल को हम कंसीडर कर लें φ1 और इस पूरे एंगल को हम कंसीडर कर लें φ2। मतलब φ2 एंगल कितने भाग को कवर कर देता है? O से लेकर के X भाग के तार को कवर करता है। और φ1 एंगल कहाँ से कवर करता है? O से लेकर के Y भाग को। ऊपर की तरफ एंगल जो आपको प्लस लेना है, नीचे की तरफ आपको एंगल क्या लेना है? माइनस। तो φ1 आपका प्लस है और φ2 आपका क्या है? माइनस। इसमें ध्यान से समझिए, जो इंटीग्रेशन आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू द फाई करना है, सारी चीज़ें फाई के रिस्पेक्ट में करनी है। इसलिए सारे के सारे डाटा आपके चेंज हो जाएंगे। DL चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, R आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप ट्रायंगल यूज करिए, ट्रायंगल OPS। थीटा प्लस फाई प्लस 90, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो गया। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। इसलिए थीटा की वैल्यू इसको इधर ले आइए। 90 माइनस क्या होगा? आपको फाई हो जाएगा। साइन लगा लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। ये जो साइन 90 माइनस फाई है, ये होता है कॉस फाई। ये तो क्लियर है ना सबको? तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई कॉस फाई। तो पहला चीज़ जो आपको चेंज करना था साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की जगह आप क्या चीज़ रख सकते हो? कॉस फाई रख सकते हो। दूसरा चीज़ आपको चेंज करना है R की वैल्यू। R की वैल्यू भी आपको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो जरा सॉल्व करो। ट्रायंगल बनाइए OPS। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल OPS। फाई को चेंज करना है तो कॉस फाई यूज करिए। कॉस फाई की वैल्यू बोलिए। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो A बाई कितना होगा? R। यहां से लाइए, R को चूंकि हम बदलना चाहते हैं तो R की वैल्यू क्या रख सकते हैं? A बाई कॉस फाई, या इसको हम लिख सकते हैं A सेक फाई। तो यहां से हमारी दो चीजें चेंज हो गई। एक तो साइन थीटा चेंज हो गया और एक क्या चेंज हो गया? R। फिर से ये ट्रायंगल उठाइए, ट्रायंगल OPS। tan फाई निकालिए।
tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो L बाई क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो L की वैल्यू हो गई A tan phi। अब चूंकि हमको L नहीं यूज करना, हमको DL यूज करना है, तो डिफरेंशियल मारिए जरा, DL बाई डी फाई A सेक स्क्वायर फाई। तो DL की वैल्यू हो गई आपकी A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये जो आपका इक्वेशन 1 था, बायो सेवर्ट्स वाला इक्वेशन था, इसमें आप इन तीनों वैल्यूओं को पुट कर दीजिए। जब इन तीनों की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो जो dB आएगा, dB की वैल्यू बोलिए म्यू नॉट बाई कितना है? 4 पाई। I को रहने दीजिए, DL की जगह बोलिए, DL की जगह क्या गया? A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की जगह क्या गया आपका? कॉस फाई A सेक फाई। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। A से आपका A कैंसिल हो गया, A से A आपका कैंसिल हो गया, तो जो dB आ गया आपका वो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I कॉस फाई डी फाई अपन A। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A कॉस फाई डी फाई। अब ये जो फाई है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई है? फाई 1 गई है और फाई 2 गई है। अगर पूरे के पूरे परिमित लंबाई को आपको कवर करना है, पूरे के पूरे तार को अगर आपको सॉल्व करना है, ये तो अभी आपका किसके कारण निकला था? DL के कारण। लेकिन अगर पूरे के पूरे तार को निकालना है तो फाई की आपको लिमिट रखनी होगी, फाई 1 और फाई 2। फाई 1 चूंकि ऊपर की तरफ है इसलिए आपको क्या रखना होगा? पॉजिटिव, और फाई 2 आपको क्या रखना होगा? नेगेटिव। तो जरा इंटीग्रेशन कर दीजिए, dB म्यू नॉट बाई 4 पाई I कॉस फाई डी फाई बाई E। लिमिट बनाइए, कितना आ जाएगा? कहाँ से कहाँ तक लिमिट गई? फाई 2 से फाई 1, माइनस फाई 2 टू प्लस फाई 1, यहाँ से यहाँ तक लिमिट गई। एक बार लिमिट को फिर से देखिए, नीचे की तरफ एंगल आपका क्या होता है? नेगेटिव, ऊपर की तरफ आपका एंगल क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। dB सॉल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा? B म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लीजिए, I बाई A भी कॉमन ले लीजिए, कॉस फाई डी फाई। यहाँ लिमिट बनाइए, माइनस फाई 2, यहाँ आ गया प्लस फाई 1। अब यहाँ पर आपको कॉस का इंटीग्रेशन करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। लिमिट हो गई आपकी फाई 1 और ये हो गई आपकी माइनस फाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया? साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। साइन माइनस फाई 2 क्या हो जाता है? माइनस साइन फाई 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। ये हो गया आपका साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका परिमित लंबाई के कारण तीव्रता का डेरिवेशन हो गया। अभी हम परिमित लंबाई की बात कर रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मान लो कभी तार की लंबाई अनंत हो जाए, जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं सब में तार की लंबाई उन्होंने अनंत यूज किया हुआ है, तो अनंत लंबाई का फॉर्मूला तो आप यूज करोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे न्यूमेरिकल अनंत लंबाई पर दिए हुए हैं। तो पहला बिंदु हम समझते हैं, यदि तार की लंबाई क्या हो? अनंत हो। तार की लंबाई अगर अनंत होगी तो यहाँ से देखिए, ये आपका फाई 1 था, ये आपका फाई 2 था। ये जो फाई 1 है ये आपका बढ़ते 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 फाई 1 कहाँ तक चला जाएगा? 90 तक। देखो यहाँ का एंगल होगा तो इतना होगा लंबाई, इतना करोगे तो लंबाई इतनी होगी, ऐसा एंगल बढ़ाते जाओगे तो लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर अनंत लंबाई होगा तो उस केस में फाई 1 की वैल्यू आपकी 90 होगी और फाई 2 की वैल्यू भी आपकी 90 हो जाएगी। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और A भी वैल्यू 1 हो गई, तो B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A। इसको अच्छे से ध्यान रखना, अनंत लंबाई के कारण अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो जो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई A होता है। यदि वो किसी किनारे पर तीव्रता पूछता है, देखिए ध्यान से, ये आपका फाई 1 था, ये आपका कितना था? फाई 2। मान लीजिए यहाँ पर तीव्रता पूछता है, ये एंगल थोड़ा ऊपर ले लीजिए, थोड़ा और ऊपर ले जाइए, थोड़ा और ऊपर ले जाइए।
जब इधर किनारे पर जाने लगोगे तो एंगल की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो φ1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 0 और φ2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 90। तो अगर 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, sin 90 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आ गया μ0/4 पाई I/a। एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देखें। अगर बीच में कहीं भी तीव्रता निकालते हैं इनफाइनाइट लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण, तो जो फॉर्मूला आता है μ0/4 पाई 2I/a होता है। लेकिन अगर हम किसी किनारे पर निकालते हैं तो ये होता I/a। ये दोनों फॉर्मूले हमको अच्छे से याद रखना है। तो एक बार रिपीट कर लें। परिमित लंबाई के कारण फॉर्मूला μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। अनंत लंबाई के कारण फॉर्मूला μ0/4 पाई 2I/a। किसी किनारे पर अगर तीव्रता पूछते हैं तो μ0/4 पाई I/a। तो बीच में जो तीव्रता होती है अनंत लंबाई की, वो किनारे की तीव्रता की कितने गुनी होती है 2 गुनी होती है। अब हम लोग अगला डेरिवेशन करते हैं। एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो क्या करो, एक कुंडली लो जिसकी त्रिज्या क्या मान लो ए मान लो। इसमें बहने वाली धारा कितनी है I। कुंडली ऐसा रखा हुआ बोर्ड पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा हुआ है। इसके कारण इसका सेंटर मान लो O से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करो P। कुंडली में एक बिंदु मानो A, दूसरा बिंदु मानो P, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत बनाओ। बिंदु A के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालो P बिंदु पर। कैसे जाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर ले लो dB, फिर वापस कर दें। माना एक वृत्ताकार कुंडली है जिसके कारण उसके अक्ष पर तीव्रता चाहिए। तो देखो ये कुंडली बना लेना, ये इसका एक्सियल पोजीशन होता है, अक्षीय स्थिति ये होती है। तो इसका कुंडली को ऐसे रखो, ये इसकी अक्षीय स्थिति है। इसकी दूरी O से केंद्र से कितनी है x है। कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है I। ये बिंदु पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया dl। dl के कारण इस बिंदु पर हमने तीव्रता निकाली, तो हो गया d फाई। इस एंगल को हमने फाई मान लिया। तो यहाँ से देखो ये इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और इसके परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये एंगल क्या हो जाएगा फाई। इस db का कंपोनेंट पैदा हो जाएगा, एक कंपोनेंट पैदा हो जाएगा db cos फाई, और एक कंपोनेंट हो जाएगा db sin फाई। जितना dl हमने यहाँ पर माना था बिंदु A पर, ठीक इसी प्रकार से ठीक इसके विपरीत तरफ बिंदु B पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर कर लेना dl। इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालना, सेम सिचुएशन है। ये कितना हो गया आपका db के कंपोनेंट बना लेना db cos फाई, और एक कंपोनेंट आपका हो गया db sin फाई। इस एंगल को फाई बोल दीजिए, ये फाई आपका। ध्यान से देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें बहने वाली धारा कितनी है I है। कुंडली की जो त्रिज्या है वो कितनी A है। कुंडली को हम इस प्रकार से रखें कि इसकी अक्षीय स्थिति में हमको तीव्रता निकालनी। अक्षीय स्थिति में हमने कितनी दूरी मानी केंद्र से x दूरी, यहाँ पर क्या बिंदु माना P। कुंडली पर हमने 2 बिंदु कंसीडर किया, एक बिंदु A ठीक अपोजिट एक बिंदु B। A के कारण जो तीव्रता थी वो dB थी, dB के घटक पैदा हो गए dB cos फाई और dB sin फाई। ऐसे ही B वाले का भी क्या हो गया, ये dB हो गया, dB के घटक पैदा हो गए dB cos फाई और dB sin फाई। ध्यान से देखो बिंदु A और B अपोजिट है, इसलिए dB cos फाई और dB cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से पूरे वृत्तीय लूप का जो dB cos फाई वाला घटक होगा दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और OP के जो समांतर घटक होंगे सब के सब जो है जुड़ जाएंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता जो आएगी, परिणामी तीव्रता तो बिंदु P पर, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आई B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। B इक्वल टू dB sin फाई। बायो-सेवर्ट का नियम लगाइए। बायो-सेवर्ट का नियम लगाइए, dB इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r जो है वो A और P के बीच की जो है दूरी है। तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे, पैथागोरस से निकाल लेना है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा r स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो गई √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर बायो सेवर्ट सप्लाई कर दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डीएल जो है और आर एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम 90 रख देंगे तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई कितना आ जाएगा 4 पाई आई डी एल बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। डी बी का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। डी बी के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो बी की वैल्यू बोलिए इंटीग्रेशन यहाँ आ जाइए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन फाई। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लीजिए। यहाँ साइन फाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये जो डीएल है ये अल्पांश से बढ़ते बढ़ते वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा और परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। यहाँ पर चूंकि त्रिज्या ए है इसलिए जो परिधि का फार्मूला होगा वो होगा 2 पाई ए। तो डीएल की जगह आपका कितना आ जाएगा 2 पाई ए। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। डीएल की जगह क्या यूज कर देना है 2 पाई ए। यहाँ पर एक नाम और बचा हुआ है वो है साइन फाई। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन हो जाएगा आपका a बाई आर। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई ए इंटू कितना a बाई आर। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर बाई आर। यहाँ से सॉल्व करते हैं म्यू नॉट बाई कितना हो जाएगा 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई कितना हो गया आर क्यूब। ये आपका डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन में आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका क्वेश्चन का डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे। एम्पियर सर्कुटल लॉ जो स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय है, ठीक उसी प्रकार से चुंबक के केस में एम्पियर का सर्कुटल लॉ है। एम्पियर का सर्कुटल लॉ बायो सेवर्ट्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म भी है। तो एक बार हम इसको अच्छे से ध्यान रखें। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब हम लोग शंट पढ़ेंगे। धारामापी जो होता है, धारामापी की सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है। तो यदि हम धारा की प्रबलता को बढ़ा दें तो धारामापी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक ऐसा तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध कम होता है, इसको धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर धारा इधर से गुजर जाएगी और क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। तो धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक अल्प प्रतिरोध का तार धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी अल्प प्रतिरोध के तार को हम शंट कहते हैं। शंट का उपयोग क्या है? शंट लगाने से धारामापी का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसके कारण धारामापी अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। शंट के लाभ क्या क्या है? शंट लगाने से धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। अभी हम लोग शंट के प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये तार और ये तार दोनों समांतर क्रम में लगा है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है इसको आप Vg मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का। ये जो वोल्टेज है इसको आप Vs मान लीजिए। तो पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा Vs। दोनों का विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो Vg बराबर क्या हो जाएगा Vs। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है, इसलिए क्या हो जाएगा Ig इंटू जी। ये क्या हो जाएगा बोलो Is इंटू कितना हो जाएगा S। Ig इंटू जी इक्वल टू कितना हो गया Is इंटू एस। यहाँ पर समझें Is बाई Ig, इसको इधर ले लिया तो इसको इधर ले आओ, G बाई कितना आ गया S। दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए तो Is बाई Ig प्लस 1 इक्वल टू G प्लस S प्लस 1।
एलसीएम सॉल्व कर लीजिए। आई जी यहाँ क्या आएगा, आई एस प्लस कितना हो गया, आई जी इक्वल टू जी प्लस एस बाई एस। आई जी प्लस आई एस, यहाँ से जो टोटल धारा आ रही है आई, इसका मान किसके बराबर होगा बोलिए, आई जी प्लस आई एस का। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, आई बाई आई जी इक्वल टू जी प्लस एस बाई एस। यहाँ से निकाल लीजिए, आई जी की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एस बाई जी प्लस एस। ये आपका धारा मापी में बहने वाली धारा का मान आ गया आई जी। जरा इसको डिवाइड कर लीजिए, आई जी बाई आई इक्वल टू एस बाई जी प्लस एस। जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कुल धारा का n वां भाग धारा मापी से प्रवाहित हो, तो अगर I की वैल्यू n है तो IG की वैल्यू n होगा। जैसे 10वां भाग तो 10 में से 1, 20वां भाग तो 20 में से 1, n वां भाग मतलब n में से 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, s बाई जी प्लस एस। या इंटू कर दीजिए, g प्लस एस इक्वल टू एन एस, जी इक्वल टू एन एस माइनस एस, एस कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 इक्वल टू जी। एस की वैल्यू हो जाएगी g बाई n माइनस 1। यदि कुल धारा का n वां भाग धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है तो जो शंट का प्रतिरोध होगा वो धारा मापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग होगा। अब हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर को पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 12वीं के हिसाब से। अमीटर क्या होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। अमीटर मतलब एम्पियर, एम्पियर से क्या नापा जाता है, करंट। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब विभव। तो वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ में विभवांतर को नापा जाता है। तो अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और जो वोल्ट मीटर होता है V प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा होता है। तो दोनों बिंदु से याद करो फिर से, अमीटर जो होता है परिपथ में धारा को ज्ञात करता है और वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में विभवांतर को नापता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यदि हम प्रतिरोध को कम करने लगेंगे तो अमीटर अच्छा होने लगेगा, और वोल्ट मीटर का होता है जिसका प्रतिरोध अगर हम ज़्यादा करने लगेंगे तो वोल्ट मीटर अच्छा होने लगेगा। तो अमीटर में हम प्रतिरोध कम करते हैं, तो कितना कम कर सकते हैं, तो 0 कर दो। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बढ़ाना है तो कितना बढ़ा सकते हैं, अनंत। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसलिए अमीटर को हमेशा ध्यान रखना परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग हम हमेशा परिपथ के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं। अब हम लोग धारा मापी को अमीटर में बदलना पड़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैलेनोमीटर इनटू अमीटर। इसके लिए क्या करो, एक धारा मापी ले लो, धारा मापी में से बहने वाली धारा कितनी है, आई। इसके साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दो। इस अल्प प्रतिरोध के तार को हम लोग क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। यहाँ धारा कितनी आ रही, आई जी, यहाँ धारा कितनी आ रही, आई एस। तो एक धारा मापी लो, धारा मापी में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दो, जिसके कारण से इसका परिणामी प्रतिरोध धारा मापी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमीटर एक अल्प प्रतिरोध का धारा मापी होता है। अमीटर का उपयोग हम लोग धारा नापने के लिए करते हैं। अमीटर को धारा मापी में बदलने के लिए एक अल्प प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसके कारण धारा मापी अमीटर के जैसा व्यवहार करने लगता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दो, क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध कम होता है। अगर इसके प्रतिरोध को आप बढ़ा दोगे तो धारा मापी जो है वोल्ट मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके प्रतिरोध को आप कम कर दोगे तो यही धारा मापी कायम बदल जाएगा अमीटर में। अभी हम वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं, इसलिए धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाना है। तो धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दो जिसका मान ज़्यादा है, इसलिए परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और धारा मापी कायम बदल जाएगा वोल्ट मीटर में। ये वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध का धारा मापी होता है। इसका उपयोग परिपथ में विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध के तार को धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि V इक्वल टू आई, G प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड मार दो, V बाई आई इक्वल टू G प्लस R। R की जो वैल्यू है आपकी V बाई आई माइनस कितना हो जाएगा, G। ये उच्च प्रतिरोध का सूत्र आ गया। ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर धारा मापी वोल्ट मीटर के जैसा व्यवहार करेगा। आज हम लोगों ने 12वीं कक्षा से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, जिसमें धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वृत्तीय लूप के कारण कुंडली के अक्ष पर तीव्रता के साथ साथ एम्पियर का परिपथीय नियम, शंट का प्रयोग, धारामापी को अमीटर वोल्टमीटर में बदलना एवं अमीटर वोल्टमीटर में अंतर पड़ा। आज के प्रश्न बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद।